वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो और एक वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो में हम और एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में ये वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने वैल्यू एडुकेटर चैनल पे ऐसे ही बहुत अलग अलग माइक्रो एंड स्मॉल कैप्स के बारे में डिटेल वीडियो क्रिएट किए हैं। यदि आप देखो तो एग्रोकेमिकल सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल या बैंकिंग सेक्टर, ऑटो एंसिलरी, काफ़ी डाइवर्स सेक्टर्स पे काफ़ी डिटेल वीडियो क्रिएट किए हैं। तो ज़रूर ये सारे वीडियोज़ आप देख सकते हो। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में हम एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो वेस्ट मैनेजमेंट में है। तो कंपनी का नाम है एंथनी वेस्ट। तो ये जो सेक्टर है वेस्ट का या वेस्ट मैनेजमेंट का, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं पहले। तो इंडिया में यदि आप देखोगे तो लगभग 75% ऑफ दो जो वेस्ट जो क्रिएट होता है वो ओपनली डंप किया जाता है, यानी प्रॉपरली इसका ट्रीटमेंट नहीं होता या प्रोसेसिंग नहीं होता, यानी अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा यदि आप वेस्ट का जो कलेक्शन देखोगे, यानी मोस्टली जो कलेक्शन पहले होता था वो जो लोकल म्यूनसिपैलिटीज होती थी वो पर्टिकुलर जगह की, तो वहाँ से ही होता था। बट वहाँ पे काफ़ी इनएफिशिएंसीज थी बिकॉज ये डायरेक्टली गवर्नमेंट रिलेटेड आप देखोगे तो वर्क आ जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस इनएफिशिएंसीज ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस थे उन्होंने ये जो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट वो प्राइवेटाइज करना शुरू किया और वहाँ से ये जो सेक्टर है उसके ग्रोथ की शुरुआत हुई। तो आगे जाके मुझे लगता है कि देयर इज़ अ ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी इन इंडिया बिकॉज काफ़ी सारी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है उन्होंने ये जो वेस्ट कलेक्शन एंड मैनेजमेंट जो है तो वो उन्होंने अब तक प्राइवेटाइज नहीं किया है। तो ये एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है। तो वहाँ से एक मेजर अपॉर्चुनिटी आ सकता है। तो दैट इज़ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। जो सेकेंड अपॉर्चुनिटी है दैट इज ऑन द प्रोसेसिंग साइड। तो प्रोसेसिंग में यदि आप देखो तो मोस्ट ऑफ द जो वेस्ट है, लगभग 75% ऑफ द वेस्ट वो प्रॉपरली यहाँ पर प्रोसेस नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेस्ट है, यानी जिसको बायोमाइनिंग करके कहा जाता है, तो एग्जिस्टिंग वेस्ट को ही प्रॉपरली माइन करके उसको प्रोसेस किया जाता है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे माइक्रो कैप कंपनी जो एंथनी वेस्ट है, इसके सामने आगे जाके फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जिससे उनकी ग्रोथ हो सकती है। तो पहले देख लेते हैं कि कंपनी के दो कौन से वर्टिकल्स है जिससे कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज आते हैं। तो फर्स्ट जो डिवीजन है जिसको कहा जाता है कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। तो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो हम वेस्ट जनरेट करते हैं, हाउस होल्ड हमारी जो वेस्ट होती है, ये वेस्ट को कंपनी डोर टू डोर जाके कलेक्ट करती है एंड एक जो डंपिंग यार्ड होता है वहां पर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है या कुछ केसेस में उसको प्रोसेस किया जाता है। तो प्रोसेसिंग का जो यूनिट है वहां तक ये जो कंपनी है उसको पहुंचाती है। तो ये जो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट का वर्टिकल है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके लिए पहले कंपनी को बिड करना पड़ता है। बट ये काफी लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जनरली 7 to 8 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और उसमें कुछ जो कॉस्ट है वो पास थ्रू भी मिलता है उनको, जैसे कि फ्यूल का कॉस्ट हो गया या जो लेबर का कॉस्ट हो गया, उसमें कुछ पास थ्रू भी मिलता है। तो इसमें दो टाइप्स के जनरली मॉडल्स होते हैं। एक मॉडल में कंपनी जो है यानी एंथनी वेस्ट जो बेसिकली कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट करेगा ये वेस्ट को, वो खुद के व्हीकल्स यहाँ पर ओन करेगी, यानी उनको परचेस करने पड़ेंगे, कैपेक्स करने पड़ेगी। जनरली 7-8 ईयर्स ही ये व्हीकल्स का लाइफ स्पैन होता है। तो वो कंपनी खुद कर सकती है या कुछ केसेस में उनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी एक्चुअल में जो असेट्स है वो दिए जाते हैं। तो ये केस में एंथनी वेस्ट जैसी कंपनीज के लिए ये मॉडल जो है वो असेट लाइट हो जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि इंडिया में कंपनी को कौन कौन से लोकेशन से ये वेस्ट का कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है फ्रॉम देयर लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। तो यदि आप देखो तो थाने में है उनके पास, नवी मुंबई में है, मैंगलोर में है, फिर ग्रेटर नोएडा में है। इसके अलावा बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बोरीवली और दहीसर, अलग अलग यहाँ पर लोकेशंस आ जाते हैं या वार्ड्स कहते हैं मुंबई में। इसके अलावा पिंपरी चिंचवड में उनको साउथ जोन में मिला था, नागपुर में उनको जोन 1 to जोन 5 मिले हैं। ये सारा हम सिर्फ कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट का डिस्कस कर रहे हैं अभी। फिर वाराणसी हो गया या झांसी हो गया, फिर नॉर्थ दिल्ली हो गया, नासिक हो गया, और रिसेंटली कंपनी ने पनवेल में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर विन किया था। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पनवेल रिलेटेड वो लगभग 376 करोड़ के रेवेन्यूज का एक्सपेक्टेशन है उनको। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी को 5 ईयर्स के लिए मिला है, जिसमें 2 ईयर्स का एक्सटेंशन मिल सकता है। एंड टोटल जो रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड है 5 ईयर्स में वो लगभग 376 करोड़ के रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड है। एंड पर टन वो जो यहाँ पर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट करेंगे वेस्ट का वो लगभग 400 to 420 टन्स हो सकता है। तो यहाँ पर एक टर्म यूज किया जाता है टीपीडी यानी टन्स पर डे।
तो पनवेल में यदि आप देखोगे तो उनको लगभग 400 या 420 टन्स पर डे का मूवमेंट करना है, यानी उनको हाउस होल्ड से कलेक्ट करना है पर डे इतना जो वेस्टेज है या वेस्ट है, एंड उनको प्रोसेसिंग यूनिट्स या जो डंपिंग यार्ड्स है वहां तक उनको ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट और कलेक्शन करती है कंपनी, उसके लिए उनको एक टिपिंग फीस मिलती है, यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनसे उनको ये टिपिंग फीस मिलती है, विच इज बेस्ड आउट ऑफ टोटल कितना दिन का टनेज का मूवमेंट किया, इसके ऊपर वो जनरली बेस्ड रहता है। एंड जब भी वो बिड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली इसका बिड किया जाता है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो टिपिंग फीस है या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, पहले ये काफ़ी लॉन्ग समय के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जनरली 7 to 8 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसीलिए जो टिपिंग फीस है उसमें भी कुछ एस्केलेशंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि लेबर की कॉस्ट में क्या इंक्रीज हो रहा है, फ्यूल में क्या इंक्रीज हो रहा है। बट कुछ डिले हो सकता है बिकॉज ये फाइनली B2G टाइप का बिजनेस है, इसीलिए उसमें कुछ रिस्क भी है, आगे जाके हम उसमें भी कवर करेंगे। बट ड्यू टू सपोज कुछ जो अथॉरिटीज़ है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है कुछ ड्यूरेशन के लिए, स्टैंडिंग कमिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है BMC में, तो ये जो इश्यूज़ है वो फेस करने पड़ सकते हैं कंपनी को, जिससे उनके रिसीवेबल थोड़े डिले हो सकते हैं, या जो एस्केलेशन है उसमें भी कुछ डिले हो सकता है। एंड कंपनी हैज सफर्ड थ्रू दिस डिलेज हिस्टोरिकली, जो एक यहाँ पर कंपनी का की रिस्क हो सकता है। तो इसके अलावा यदि आप देखोगे तो टोटल जो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट का डिवीजन है, इसके जो टोटल रेवेन्यूज है, तो टोटल रेवेन्यूज इज नथिंग बट ग्रोथ इन देयर वॉल्यूम्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल वैल्यू, यानी टोटल पर टनेज पे उनको कितना फीस मिल रहा है। तो मुंबई में या कोई भी रीजन में इंडिया में ओवरऑल टोटल जो वेस्टेज है या वेस्ट है वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर इंक्रीज ही हो रहा है। तो लगभग मुझे लगता है कि 10-11% से वॉल्यूम ही इंक्रीज हो रहा है, उसके ऊपर जो वैल्यू है जो कंपनी इंक्रीज करने वाली है इन्फ्लेशन को लेके या लेबर कॉस्ट को लेके, तो वो एडिशनल उनको एक थोड़ा ग्रोथ का यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। सो ये जो CNT कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें कंपनी को लगभग 18 to 20% का ग्रोथ यहाँ पर अवेलेबल है। तो ग्रोथ बेसिकली 3 चीजों से आएगा, 2 मैंने आपको पहले ही बता दी, एक वॉल्यूम से आएगा, एक वैल्यू से आएगा, एंड जो थर्ड आएगा दैट इज बाय बिडिंग एंड विनिंग द न्यू ज्योग्राफीज, जहां पर अब तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस काम कर रहा है बट स्लोली वो जो बेसिकली ज्योग्राफी है वो प्राइवेटाइज हो रही है। तो ये तीनों से कंपनी का CNT यानी कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट जो डिवीजन है उसकी ग्रोथ आ सकती है। लेट्स नाउ मूव इनटू द सेकंड मेन इंपॉर्टेंट बेसिकली उनका सेगमेंट जहां से कंपनी के रेवेन्यूज आते हैं। तो ये जो सेगमेंट है दैट इज वेस्ट प्रोसेसिंग, यानी एक बार उनके लोकेशन पे वेस्ट आ जाता है फ्रॉम कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, बाद में जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट किया जाता है, उसको प्रॉपरली यहाँ पर आप देखोगे तो उसका मैनेजमेंट किया जाता है एंड इसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस के भी अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पर एंथनी वेस्ट आप पर्टिकुलरली देखोगे तो वो 2 तरीके से यहाँ पर प्रोसेसिंग करती है वेस्ट का। जो फर्स्ट तरीका है प्रोसेस करने का दैट इज एनॉर्बिक प्रोसेस यूजिंग बायोरिएक्टर लैंडफिल टेक्नोलॉजी, एंड जो सेकेंड है दैट इज एरोबिक प्रोसेस यूजिंग मटेरियल रिकवरी एंड कंपोस्टिंग फैसिलिटी। तो फर्स्ट जो तरीका है इसमें कंपनी को अलग अलग तरीके का जो वेस्ट है वो मिलता है एंड वो साइंटिफिकली मैनेज जो सेल्स है उसमें 5 to 6 ईयर्स के लिए रखा जाता है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एनॉर्बिक प्रोसेस यूजिंग बायोरिएक्टर। उसके बाद में 5 to 6 ईयर्स में उसमें से कुछ जो वेस्ट है या काफ़ी जो वेस्ट है वो डिग्रेड होना शुरू होता है, एंड उसके बाद में ये पीरियड खत्म होने के बाद में ये जो वेस्ट है उसको माइन किया जाता है और सॉर्ट किया जाता है। उसके बाद में ये जो वेस्ट है उससे मीथेन गैस जनरेट होता है एंड दैट मीथेन गैस इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो यहाँ पर कंपनी के पास ये प्रोसेसिंग का कांजूरमार्ग में एक फैसिलिटी है जहाँ पर वो लगभग 0.97 मेगावाट जो है वो जनरेट करते हैं फ्रॉम दैट मीथेन गैस, और वो करंटली यूज किया जाता है कैप्टिवली टू रन देयर ऑपरेशंस। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट करंटली फॉर टुडे दे आर नॉट सेलिंग, आगे जाके जैसे जैसे उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा आगे जाके वो उसको सेल भी कर सकते हैं। तो टोटल यदि आप कांजूरमार्ग के प्रोसेसिंग प्लांट की कैपेसिटी देखोगे, दिस इज द लार्जेस्ट प्लांट इन एशिया एट सिंगल लोकेशन। तो उसकी जो कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 7500 TPD यानी टन्स पर डे प्रोसेसिंग करने की है। करंटली कंपनी लगभग 5800 TPD के आसपास इसमें प्रोसेस कर रही है। तो ये फर्स्ट टाइप का प्रोसेसिंग हो गया। इसके अलावा और एक टाइप का प्रोसेसिंग है वो कंपनी के कांजूरमार्ग के प्लांट में ही होता है, तो उसके बारे में अभी हम डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग है सेकेंड टाइप का जिसका नाम है एरोबिक प्रोसेसिंग यूजिंग मटेरियल रिकवरी एंड कंपोस्टिंग फैसिलिटी। तो ये प्रोसेस में यदि आप देखोगे तो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट से उनको वेस्ट पहले आता है और वेस्ट जैसे ही आता है उसके बाद में उसको
सेग्रीगेट किया जाता है एंड ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि कंपोस्टेबल क्या है, कंबसिबल क्या है एंड रिसाइकलेबल कौन कौन से मटेरियल्स है। तो जो रिसाइकलेबल मटेरियल्स है जैसे कि प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल्स है, वो यहाँ पर रिसाइकलिंग फैसिलिटीज को सेल किया जाता है। और जो कंबस्टिबल मटेरियल्स है वो श्रेड किया जाता है, यानी स्मॉल स्मॉल पीसेस पे उसको यहाँ पर ब्रेक किया जाता है एंड फिर कंप्रेस किया जाता है इनटू आरडीएफ। आरडीएफ यानी रिफ्यूज डिराइव फ्यूल। तो ये जो आरडीएफ होता है ये एंथनी वेस्ट जैसी जो वेस्ट प्रोसेसिंग कंपनीज है वो सीमेंट प्लांट्स को या जो स्टील प्लांट्स है उनको एज अ फ्यूल बेचती है। तो जब भी कोई भी वेस्ट प्रोसेस होता है, म्यूनिसिपल वेस्ट, वहां पे आरडीएफ जैसे यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं या इसके अलावा कंपोस्ट यानी फर्टिलाइजर निकलता है या अलग अलग मेटल्स निकलते हैं, तो कंपनी इसको सेल कर सकती है। तो कंपनी को सीएनटी से जो टिपिंग फीस मिलती है ट्रांसपोर्ट के लिए, इसके अलावा प्रोसेसिंग के लिए भी पर टनेज या पर यहाँ पर हेक्टर वाइज या आवर वाइज उनको और एक प्रोसेसिंग की सेपरेट फीस मिलती है। यही जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से उनसे ही मिलती है। इसके अलावा यदि आप देखो तो जो भी मटेरियल्स यहाँ पर पोस्ट प्रोसेसिंग निकलते हैं जैसे कि आरडीएफ है या कंपोस्ट है या बाकी जो भी मेटल्स है, उनको भी कंपनी बेच सकती है और उससे रेवेन्यू कर सकती है। बट कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज यदि आप देखोगे तो लगभग 50-55% के रेवेन्यूज उनको सीएनटी यानी फर्स्ट डिवीजन से आते हैं और बचे हुए लगभग 30-35% की जो रेवेन्यूज है वो उनको ये सेगमेंट से यानी प्रोसेसिंग से आते हैं। सिर्फ 1-2% के जो रेवेन्यूज है वो कंपनी को पोस्ट प्रोसेसिंग जो प्रोसेस चीजें है, आरडीएफ हो गई या जो कंपोस्ट है या मेटल्स है, वो बेच के आते हैं। इसके अलावा कंपनी का और एक थर्ड मेजर सेगमेंट है विच इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर्स। तो यहाँ पर मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ कि इसका नेसेसरी क्या है। इसमें जो अदर पार्ट आ जाता है उसमें मैकेनिकल स्वीपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी कंपनी को मिलते हैं, यानी ये सेगमेंट में कंपनी के पास कुछ ऑटोमेटेड ट्रक्स है जिससे वो रोड का ऑटोमेटिक स्वीपिंग करती है। उसके रिलेटेड जो रेवेन्यूज आते हैं वो ये सेगमेंट में आते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज यदि आप ये कॉन्ट्रैक्ट के सेगमेंट में देखोगे तो यहाँ पर आप देखो तो डीबूट करके टर्मिनोलॉजी है, यानी डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट, ओन एंड देन ट्रांसफर। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है वो जनरली उनके प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए यहाँ पर यूज होता है, बिकॉज इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी लॉन्ग पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लगभग मोर देन 20 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट ये उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है। सो लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ कांजूरमार्ग जहां पर गवर्नमेंट ने उनको लैंड दिया था। देन विल कम टू देयर अदर प्रोजेक्ट विच इज पिंपरी चिंचवड में। वहां पर उन्होंने वेस्ट टू एनर्जी एक प्रोजेक्ट यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है, उसके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट कांजूरमार्ग का जो लैंड है वो उनको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया। उसके बाद में कंपनी ने वो लैंड पे कंप्लीट एक प्लान डाला एंड उसको वो करंटली रन कर रहे हैं या ओन कर रहे हैं। बट जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है 2010 टू 2036 का कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, देन दे हैव टू ट्रांसफर दिस प्लांट एंड लैंड बैक टू गवर्नमेंट, इसीलिए इसको डीबूट कहा जाता है। तो जब भी कैपेक्स चलता रहता है ये प्लांट रिलेटेड, जैसे कि आप पुणे का उनका पिंपरी चिंचवड का प्लांट देखोगे तो लगभग इसमें 246 करोड़ का कैपेक्स है एंड लगभग 2019, 2020 से 2023-24 तक रिसेंटली 1-2 क्वार्टर पहले उनका कंप्लीट प्लांट यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लग गया था। तो जब तक ये 250 या 246 करोड़ का कैपेक्स ऑनगोइंग होता है तो अकाउंटिंग 115 के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कैपेक्स का जो अमाउंट है वो स्लोली यू कैन रिकॉग्नाइज इन योर P&L अंडर द रेवेन्यूज, और उसके अगेंस्ट प्रोजेक्ट का जो IRR है उसके रिलेटेड आप एक्सपेंसेस बुक कर सकते हो। तो कंपनी ने ये प्रोजेक्ट के लिए यानी पिंपरी चिंचवड के लिए स्पेसिफिकली 10.2% का IRR लिया है। तो जो भी रेवेन्यूज वो कैपेक्स के अंडर वो रिकॉग्नाइज करते हैं उसमें 10% ही उनको मार्जिन है। तो ये थोड़ा डिफरेंट वे ऑफ अकाउंटिंग है रिलेटेड टू डीबूट, या जो ऐसे प्रोजेक्ट्स है वो फाइनली कंपनी को एक लॉन्ग पीरियड के बाद में गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने हैं। तो लास्ट ईयर में यदि आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एंड जो अदर सेगमेंट है इससे ही कंपनी को लगभग 230 करोड़ प्लस के रेवेन्यूज आए थे। तो दीज आर नॉट द एक्चुअल रेवेन्यूज एक्सेप्ट द अदर्स, यानी स्वीपिंग के छोड़ के बाकी जो आरडीएफ का सेल हो गया या कंपोस्ट का सेल हो गया, मेटल का सेल्स हो गया, वो सब अदर्स में आ जाते हैं। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट्स के जो एक्चुअली सेल्स है दैट वी शुड नॉट कंसिडर, बिकॉज यहाँ पर कोई कैश फ्लो नहीं होता है, इट इज जस्ट अकाउंटिंग एंट्री। तो कंपनी ने लगभग 800 प्लस करोड़ के जो रेवेन्यूज लास्ट ईयर में किए थे, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड रेवेन्यूज, बिकॉज वो एक्चुअल में रेवेन्यूज नहीं है। एक्चुअल रेवेन्यूज कभी आएंगे जब भी वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, जैसे कि कांजूरमार्ग का प्रोजेक्ट उनका करंटली शुरू है, वहां से उनको एक्चुअल में कोर रेवेन्यूज आ रहे हैं
वैसे ही पिंपरी चिंचवड का जो प्रोजेक्ट है वो भी लगभग शुरू ही हुआ है। नेक्स्ट ईयर में उसके कंप्लीट रेवेन्यूज आएंगे, वो उनके कोर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज आएंगे, बट वो अंडर प्रोसेसिंग आ जाएंगे। एंड कॉन्ट्रैक्ट के जो रेवेन्यूज है दे आर नॉट द एक्चुअल रेवेन्यूज, ये आपको डिफरेंशिएट करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो रेवेन्यूज के रिलेटेड वी हैव टू बी बिट कॉशियस कि एक्चुअल में रेवेन्यूज कैसे रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी इसका इंपैक्ट आता है, तो आगे जाके वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो कमिंग बैक टू कंपनीज नेक्स्ट प्रोजेक्ट विच इज पिंपरी चिंचवड का, ये एक बेसिकली वेस्ट टू एनर्जी यहाँ पर प्रोजेक्ट है, जहां पर 30 एकड़ का जो लैंड पार्सल है वो कंपनी को पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनसे मिला है। और यहाँ पर कंपनी लगभग 14 मेगावाट ऑफ द जो पावर है वो जनरेट करने वाली है। इसमें से लगभग 2.5 मेगावाट उनको इंटरनल कंजम्पशन के लिए लगेगा, और रिमेनिंग जो 11.5 मेगावाट है दैट दे विल बी सेलिंग बैक टू पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और इसका एक फिक्स रेट यहाँ पर डिसाइड हुआ है, 5 रुपी पर यूनिट से ये जो पावर है वो एंथनी वेस्ट पीसीएमसी को यहाँ पर सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पर लगभग 1000 टन्स पर डे यानी टीपीडी जो वेस्ट है वो प्रोसेस होगा, और ये वेस्ट से आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसके अलावा सेम रीजन में यदि आप देखो तो कंपनी को सीएनटी यानी कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट का भी एक लगभग 7 to 8 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मिला है। तो ये जो उनका वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट है उसके बेसिकली 2 फेजेस थे। फर्स्ट फेज में यहाँ पर कंपनी सिर्फ जो वेस्ट है वो डंप कर रही थी, सेकेंड फेज में कंपनी उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, एंड दैट दे विल बी सेलिंग टू द जो पीसीएमसी है। तो लगभग ये जो प्रोजेक्ट है इससे कंपनी को ईयरली 40 to 50 करोड़ के रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड है। वो टोटल पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। कंपनी का एस्टिमेशन है कि 80 to 85% का पावर फैक्टर उनको मिल सकता है, और ये उनको कमिट किया है जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर थे। तो यहाँ पर हिताची जोसेन ये उनका टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर था जिन्होंने उनको परफॉर्मेंस का गारंटी दिया है। यदि आप टोटल प्रोजेक्ट के डिटेल्स देखोगे तो ये जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 246 करोड़ का कैपेक्स का था। इसमें से 172 करोड़ डेट था, 74 करोड़ का इक्विटी था, एंड जो प्रमोटर से कंपनी के उन्होंने लगभग 65 करोड़ इन्फ्यूज किए थे। और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कंपनी को लगभग 50 करोड़ जो है वो एज अ सब्सिडी मिलने वाला है पीसीएमसी से। तो अभी हम ये जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स है वेस्ट प्रोसेसिंग के, उसका थोड़ा आरओई का डायनामिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो इनपुट्स है वो कंपनी के मैनेजमेंट ने उनके कुछ कॉन्कॉल्स में दिए हैं। तो यदि आप देखो तो ये जो प्रोजेक्ट है उसमें लगभग जो असेट टर्नओवर है दैट इज ऑलमोस्ट 0.3 to 0.4 टाइम्स, बट यहाँ पर मार्जिन्स काफी अच्छे होते हैं। तो सीएनटी के कंपैरिजन में प्रोसेसिंग में मार्जिन्स आर मच सुपीरियर। एबिटा मार्जिन जनरली 50 to 55% के होते हैं। तो यदि आप 0.5 into 0.3 या 0.4 करोगे, लगभग 15 to 20% का यहाँ पर आरओई मिलता है इफ वी कंसीडर द जो लेवरेज इफेक्ट है दैट इज ओनली 1 टाइम। तो ये जो प्रोसेसिंग का सेगमेंट है इसमें डिसेंट आरओई अवेलेबल है। आरओसी माइट बी बिट हाइयर, सपोज कंपनी यहाँ पर कुछ डेट लेती है तो डेफिनेटली आरओसी जो है वो बेटर हो सकता है कंपेयर टू आरओई। तो ये हो गया उनका कंप्लीट प्रोसेसिंग का सेगमेंट, जिसमें कंपनी के पास 2 मेजर प्रोजेक्ट्स है। कांजूरमार्ग का प्रोजेक्ट उन्होंने 2010 से शुरू किया था, 2036 तक है, और जो पिंपरी चिंचवड का प्रोजेक्ट है वो 2019 से 2040 तक है, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स है। आगे जाके और भी कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं क्योंकि वेस्ट टू एनर्जी जो है वो रिसेंटली इंडिया में शुरू हुआ है। ऐसे बहुत सारे जगह पे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं दे आर द वायबल प्रोजेक्ट्स। सिर्फ यहाँ पर गवर्नमेंट जो है या जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से इन्होंने इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो अब तक हमने कंपनी का कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट देखा या वेस्ट प्रोसेसिंग देखा। इसके अलावा जो नया वेंचर है दैट इज जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेब्रीज है उसका प्रोसेसिंग करने वाले हैं। इसके अलावा भी कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि दे विल बी एंटरिंग इनटू ऑटो रिलेटेड जो स्क्रैपिंग होगा, जो एक इंडिया में आप देखोगे तो काफी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है आगे जाके, और इसके रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सीरियस भी है। और टायर रिसाइकलिंग के रिलेटेड भी कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है। तो ये भी कंपनी के लिए एक नया वे ऑफ या नया सेगमेंट हो सकता है आगे जाके ग्रो करने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत सारी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है वो वेस्ट रिलेटेड ही है या वेस्ट मैनेजमेंट का है, बट यहाँ पर भी काफी अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है। एंड यदि आप कंपटीशन देखोगे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है यहाँ पर। रामकी एनवायरो या बीवीजी या मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग या A2Z ऐसे ही कॉम्पिटिटर्स है, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। एंड यदि आप एंथनी वेस्ट देखोगे स्पेसिफिकली तो दे आर द नंबर 2 प्लेयर्स इन इंडिया। फर्स्ट वन जो है वो रामकी है।
कंपनी का और एक सेगमेंट से ग्रोथ आ सकता है विच इज बायो माइनिंग। तो बायो माइनिंग रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो कंपनी ने रिसेंटली कंप्लीट किया था एट नोएडा, और उसके बाद में ही रिसेंटली यानी लास्ट मंथ में ही कंपनी ने एक बिड यहाँ पर विन किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट विन किया था। लगभग 77 करोड़ के रेवेन्यूज ये कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को तलोजा ये जो लोकेशन है उसके पास में ही बायोमाइन करना है। लगभग 730 डेज के लिए कंपनी को ये बायोमाइन करना है और जो एग्जिस्टिंग वेस्ट है उसको यहाँ पर बाहर निकाल के प्रोसेस करना है। जो टोटल वेस्ट कंपनी माइन करने वाली है ये पर्टिकुलर जगह से इन 730 डेज वो लगभग 8.6 लाख टन इतना है। तो यहाँ से कंपनी को एक स्टेडी रेवेन्यूज जो है वो आगे जाके आ सकते हैं। एंड ये जो बायो माइनिंग का अपॉर्चुनिटी है, अगेन इट इज अ वेरी वेरी अनटैप अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बहुत सारे लोकेशंस पे ओल्ड जो गार्बेज है या जो वेस्टेज है वो ऐसा ही पड़ा है। आगे जाके अलग अलग जगह के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है वो इसके रिलेटेड टेंडर्स निकाल सकती है, जिससे कंपनी को काफी एक अच्छे रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड है। अभी हम कंपनी के जो हिस्टोरिकल रेवेन्यूज है इसका थोड़ा ब्रेकअप देख लेते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट से कंपनी को कितने रेवेन्यूज आए हैं। तो यदि आप देखोगे तो 2019 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को CNT यानी कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट से 167 करोड़ के रेवेन्यूज आए थे, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होके लास्ट ईयर में यानी 2023 में 470 करोड़ के हुए। एंड जो प्रोसेसिंग है उससे कंपनी को सिर्फ 76 करोड़ के रेवेन्यूज आए थे 2019 में, जो इंक्रीज होके 175 करोड़ हो गए। परसेंटेज टर्म में यदि आप देखोगे तो टोटल CNT का परसेंटेज कम हुआ है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर्स जो है वो बहुत बढ़ गया है। 2023 में वो 232 करोड़ के रेवेन्यूज थे और वही 2019 में कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर्स से सिर्फ 56 करोड़ के थे। तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर्स ये जो सेगमेंट है इससे जो रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं, इसका इंक्रीज होने का मेजर रीजन यही है कि पिंपरी चिंचवड में उन्होंने जो कैपेक्स किया है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, डीबूट ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर मेथोडोलॉजी है यानी डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ओन एंड ट्रांसफर, उसका जो अकाउंटिंग सिस्टम है 115, उसके अकॉर्डिंगली जो कैपेक्स है दैट यू कैन रिफ्लेक्ट इन योर P&L स्टेटमेंट। तो उसके वजह से ही ये रेवेन्यूज आए हैं विच आर नॉट एक्चुअली द कैश फ्लोज, एंड वी शुड इग्नोर दिस टाइप ऑफ रेवेन्यूज बिकॉज दैट इज नॉट द कोर ऑफ द बिजनेस। अभी हम देख लेते हैं कंपनी को यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो फर्स्ट चैलेंज ये है कि कंपनी का मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस है दैट इज B2G बिजनेस यानी डायरेक्टली गवर्नमेंट लिंक बिजनेस है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें इलेक्शंस आते हैं या स्टैंडिंग कमेटी अवेलेबल नहीं है, तो जो एस्केलेशंस होते हैं तो यहाँ पर वो एस्केलेशंस कंपनी को मिलते नहीं है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल बढ़ जाता है या लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, और ड्यू टू वॉट एवर रीजन इफ देर इज एनी इंक्रीज जो टेंडर में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है उसके रिलेटेड एडिशनल रेवेन्यूज कंपनी को नहीं मिलते हैं, या कुछ केसेस में सपोज कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो ये रेवेन्यूज जो है उसमें कुछ इंपैक्ट आ सकता है। यानी रिसीवेबल जो है वो एक थोड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है कंपनी के लिए। हिस्टोरिकली भी आप यदि देखोगे तो कुछ केसेस हुए हैं इसके रिलेटेड। कंपनी का जो टोटल रिसीवेबल डेज लगभग 60 to 70 डेज था वो रिसेंटली थोड़ा बढ़ गया है, अभी 100-105 डेज के आसपास है। तो कंपनी के जो रिसीवेबल्स है वो भी एक्चुअली दो पार्ट में हमें डिवाइड करने चाहिए। एक्चुअल जो कंपनी के कोर ऑपरेशंस रिलेटेड रिसीवेबल्स हो गए, एंड जो दूसरा पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू रिटेंशन फंड्स। तो जब भी कंपनी के कुछ लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, CNT के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए या उनके प्रोसेसिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, इसके रिलेटेड कंपनी को कुछ जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट के पास रखना होता है टिल दैट कॉन्ट्रैक्ट गेट्स ओवर। तो ये जो रिटेंशन अमाउंट है ये एक्चुअल में रिसीवेबल नहीं है, उनके बिजनेस रिलेटेड जो रिसीवेबल्स है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो हिस्टोरिकली कुछ इश्यूज हुए हैं ड्यू टू विच कंपनी ने कुछ प्रोविजंस भी किए हैं। तो ये एक मेजर रिस्क है विच इज B2G टाइप ऑफ अ बिजनेस। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो कंपनी के रिसेंटली जो एबिटा मार्जिन है वो भी रिड्यूस हुए हैं। लगभग 27-30% के कंपनी के एबिटा मार्जिन होते थे वो लगभग 20% या 19% के आसपास आए हैं। तो इसके बेसिकली दो रीजन है। फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज जो डीबूट का मैंने यहाँ पर पहले आपको डिस्क्रिप्शन दिया था या डिस्कस किया था। तो जो डीबूट रिलेटेड जो रेवेन्यूज कंपनी के P&L में आ रहे हैं वहां पर जो मार्जिन है कंपनी के विच आर वेरी वेरी लो मार्जिन, लगभग 10.2% के मार्जिन थे बेस्ड ऑन देयर इंटरनल IRR। तो इसी वजह से टोटल एबिटा मार्जिन यहाँ पर अफेक्ट हुआ है, बट दैट इज नॉट द कोर ऑफ द बिजनेस। तो जब भी आप एबिटा को कैलकुलेट करोगे यू हैव टू कैलकुलेट द एबिटा एक्सक्लूडिंग दिस जो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड रेवेन्यूज है और उसका जो इम्पैक्ट आया है प्रॉफिटेबिलिटी में या उसके लोअर मार्जिन के वजह से जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आया है। तो उसके बाद में कंपनी के पास एक स्टेबल मार्जिन अवेलेबल है। इसके अलावा और एक रीजन है मार्जिन्स में यहाँ पर डिक्लाइन होने का,
विच इज ड्यू टू RDF इंक्रीज सेल्स। RDF यानी रिफ्यूज डिराइव्ड ऑयल, ये उनको कांजूरमार्ग के उनके प्रोसेसिंग प्लांट से मिलता है, जो आगे जाके वो स्टील और सीमेंट कंपनीज को यहाँ पर सेल करती है एज अ फ्यूल। तो ये जो RDF है ये बहुत ही बल्कि प्रोडक्ट है और इसमें बहुत कम मार्जिन है, तो ये उनके ओवरऑल मार्जिन पे यहाँ पर इंपैक्ट कर रहा है एंड कंपनी के मार्जिन रिड्यूस होने का ये भी और एक रीजन है। उनके मार्जिन कम हुआ है, इसीलिए उनका ROC भी यदि आप देखोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्रॉप हुआ है। तो कंपनी का करंटली जो पिंपरी चिंचवड का प्रोजेक्ट है वो शुरू हो गया है, यानी उनके कैपेक्स रिलेटेड या डीबूट रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग के यहाँ पर इम्पैक्ट है P&L में वो एक्चुअल में आ गया है और यहाँ से कंपनी के मार्जिन मुझे लगता है कि इंक्रीज हो जाएंगे टोटल उनके कंसोलिडेटेड P&L में, बिकॉज जो पिंपरी चिंचवड का वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट है उसमें लगभग 45 to 55% के मार्जिन है। तो एबिटा आगे जाके मुझे लगता है कि यहाँ पर बढ़ जाएगा, इंस्टेड ऑफ 10% मार्जिन विच इज रिलेटेड टू देयर इंटरनल IRR रेट, तो उसके जगह वो रिप्लेस हो जाएगा 40 to 50% एबिटा मार्जिन जो एक्चुअल कोर बिजनेस से है, विच इज वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट। यहाँ पर बिजनेस के रिलेटेड और एक ट्रिगर है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि करंटली जो बिजनेस है दैट इज कंप्लीटली फोकस और डिपेंडेंट ऑन B2G, बट नोएडा हो गया, झांसी हो गया या वाराणसी हो गया या इंदौर हो गया, यहाँ पर कंपनी इज अलाउड ऑल्सो टू कलेक्ट द पेमेंट्स रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम डायरेक्टली एंड यूजर जो है, यानी सोसाइटीज हो गई, मॉल्स हो गई या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हो गए, बिजनेस हब्स हो गए, तो यहाँ से भी कंपनी जो वेस्ट मैनेजमेंट यानी कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट की जो फीस है वो यहाँ से कलेक्ट कर सकती है। तो यहाँ से रिसीवेबल का जो प्रॉब्लम है कंपनी का करंटली, जिसके वजह से कंपनी को पहले ज्यादा वैल्यूएशंस नहीं मिल रहे थे, तो ये भी आगे जाके मुझे लगता है कि थोड़ा सॉर्ट आउट होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, प्रोबेबली आज उनको 90% या 95% के रेवेन्यूज जो है वो B2G से आ रहे हैं उनके, आगे जाके प्रोबेबली ये रिड्यूस होके लगभग 75 to 80% का हो सकता है, बट दैट विल बी डेफिनेटली अ पॉजिटिव ट्रिगर फॉर द कंपनी। तो मुझे लगता है कि दिस इज द डिसेंट बिजनेस। यहाँ पे B2G ही एक टाइप ऑफ रिस्क है, जिसके वजह से उनके जो पेमेंट है वो डिलेड होते हैं, कुछ केसेस में डिस्प्यूट हो सकते हैं। अदर देन दैट अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काफी अपॉर्चुनिटी साइज बड़ा है, और इसके अलावा मैनेजमेंट न्यू बिजनेसेस में एंटर कर रही है, जैसे कि स्क्रैपेज, जो ऑटो स्क्रैपेज का एक नया बिजनेस में उन्होंने एंट्री किया है, या टायर रिलेटेड वो आगे जाके एंट्री करने वाले हैं। और इसके अलावा करंटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डिब्रीज है उसके रिलेटेड भी कंपनी ने एक नया यहाँ पर बिजनेस शुरू किया है। तो कंपनी एक्चुअल में डाइवर्सिफाई कर रही है उनके रेवेन्यूज को। इसके अलावा भी आगे जाके कंपनी कुछ अलग अलग डाइवर्सिफिकेशंस कर सकती है, न्यू बिजनेस में एंटर कर सकती है, जैसे कि हैजार्डस वेस्ट हो गया यानी मेडिकल वेस्ट हो गया। सपोज कंपनी को प्लास्टिक बॉटल्स का एक अच्छा वॉल्यूम मिलता है तो वो उनको आगे जाके रिसाइकल कर सकती है। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी साइज काफी यहाँ पर बड़ा है। कंपनी कैसे एग्जीक्यूट करती है इसके रिलेटेड कंपनी ने कुछ रिसेंटली मैनेजमेंट में चेंजेस भी किए थे। महेंद्र अनंतुला जैसे जो सीनियर सुएज में आप देखोगे उन्होंने काम किया है पहले, तो इनको भी कंपनी ने रिसेंटली उनके बोर्ड पे लाया है। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे ट्रिगर्स हो सकते हैं कंपनी को आगे जाके ग्रोथ के लिए, बट आई थिंक दिस कैन बी अ स्टोरी ऑफ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि उनके जो वॉल्यूम से CNT एंड प्रोसेसिंग के वो तो आगे जाके एक रेट से ग्रो ही होने वाले हैं, प्रॉब्ली 8 to 10%, 11%। इसके अलावा कंपनी को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा वैल्यू बेस्ड, यानी जैसे जैसे उनकी जो टिपिंग फीस है वो थोड़ी इंक्रीज करेंगे वो, तो टोटल रेवेन्यू मुझे लगता है कि एक 18 से 20% के आसपास यहाँ पर स्टेडीली ग्रो हो सकता है। ऑन टॉप ऑफ दैट कंपनी को जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे इससे एडिशनल ग्रोथ आएगा ऑन प्रोसेसिंग साइड एंड CNT साइड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस इज दैट कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत लंबे समय के लिए है। CNT के कॉन्ट्रैक्ट 7 to 8 ईयर्स के है, प्रोसेसिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन 20 ईयर्स के लिए है। सिर्फ बायो माइनिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सिर्फ 2 to 3 ईयर्स के लिए हो सकते हैं, बट यहाँ पर करंटली जो कंट्रीब्यूशन है कंपनी के रेवेन्यूज में वो काफी कम है। सो अपार्ट फ्रॉम न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, इंपॉर्टेंट ट्रिगर फॉर द कंपनीज ग्रोथ इज एंट्री इनटू द न्यू बिजनेस वर्टिकल्स, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया ऑटो स्क्रैपिंग हो गया, या इसके अलावा जो टायर रिसाइकलिंग है या जो डेब्रीज है रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट कुड बी द न्यू बिजनेस वर्टिकल्स, या और भी अलग अलग जो बिजनेस वर्टिकल हमने डिस्कस किए, तो दैट कुड बी द ट्रिगर्स फॉर दिस बिजनेस। सो ये जो डिटेल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपके साथ शेयर किया, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं या टिप्स नहीं या कोई एडवाइस नहीं है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। ये एक एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट है, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं फॉर एनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइसेस। तो ऐसे ही अलग अलग स्मॉल या माइक्रो कैप की जो कंपनीज है वो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऑन ग्राउंड जाते हैं, प्लांट्स को विजिट करते हैं, मैनेजमेंट को मिलते हैं,
कंपटीशन को यहाँ पर डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। एंड आई हैव शेयर्ड लॉट ऑफ मैनेजमेंट इंटरव्यूज या अलग अलग रिपोर्ट्स मैंने माइक्रो कैप क्लब में लिखे हैं। इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस का एक मॉड्यूल भी है, मेंटल मॉडल्स मैंने अलग अलग शेयर किए हैं। इसके अलावा माइक्रो कैप क्लब में अलग अलग मेंबर्स जो है उन्होंने भी प्रेजेंट किए हैं उनके आइडियाज। तो माइक्रो कैप क्लब इज नथिंग बट द आइडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म एंड द लर्निंग प्लेटफॉर्म विच मेक्स द इन्वेस्टर्स इंडिपेंडेंट। तो यही मोटो है या यही एम है माइक्रो कैप क्लब का, जो इन्वेस्टर्स को इंडिपेंडेंट बनाएगा। यानी आप आपके जो डिसीजंस है इन्वेस्टिंग रिलेटेड वो खुद ले सकते हो आफ्टर डूइंग योर डिटेल अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने अलग अलग वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है। तो अब तक यदि आपने माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी जो डिटेल्स है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी इसकी लिंक। मेरे वेबसाइट पे जाके आप सारे डिटेल्स चेक कर सकते हो। अगेन दिस इज नॉट द रिकमेंडेशन और एडवाइजरी सर्विस या कोई एक टिप्स बेस्ड सर्विस, दिस इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहां पर आपको अलग अलग रिसर्च मिलेगा एंड देन यू कैन टेक अ कॉल, आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। वी आर जस्ट होस्टिंग डिफरेंट मैनेजमेंट जिससे आपको एक अच्छा इंफॉर्मेशन मिलने में आपको हेल्प हो सकता है, बट वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो आपको एक डिटेल वीडियो एंथनी वेस्ट का कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ऐसे जो वीडियोस है, एक डिटेल वीडियोस, काफी लॉन्ग वीडियोस होते हैं मेरे, तो वो मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूं। तो जरूर ये जो वीडियोस है वो कंप्लीट देखिए, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड आपके सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये जो वीडियोस है आप जरूर शेयर कर सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे ऐसे एक डिटेल वीडियो के साथ।